स्वागत है आपका गौतम क्लासेस में। पिछले 2 एपिसोड में हमने हिंदी भाषा का उद्भव और भाषा क्या है उसके विषय में पढ़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आप सबको पता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी। और देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं उन्हें कहा जाता है वर्ण। अब ये वर्ण होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। कौन से? पहले स्वर और दूसरे व्यंजन। देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण या अक्षर। और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 भागों में। आइए वो 2 भागों का विस्तार से वर्णन करें या उस पर विस्तार से चर्चा करें। वर्ण का जो सबसे पहला प्रकार है वो है स्वर। सबसे पहली बात, स्वर है कौन से? जब हम अ से लेकर य तक पढ़ते हैं तो हमने पहले ये पढ़ा है अ से औ तक। ये कुल 11 हैं। हिंदी भाषा के अंदर स्वरों की संख्या 11 है। अब स्वरों की परिभाषा क्या हुई? जिन वर्णों को या जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाए। अर्थात जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या बिना किसी रुकावट के बोला जाता है वो स्वर कहलाते हैं। अब ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये कौन कौन से होते हैं? अ, लघु ई, लघु उ और री। अब बात आती है कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर पर है दीर्घ स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बचे हुए जो हैं वो हम यहां लिख देंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए दोनों, ए ऐ, ओ औ। 4 ये हो गए और 7 ये हो गए। 2, 4, 6 और 7। अब तीसरे प्रकार का जो पैटर्न है, जो प्रकार है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, ये एक एस प्रकार का चिन्ह होता है। ये जिस भी स्वर के पीछे लगता है उसे लंबा ले जाता है। अर्थात जैसे हमने राम लिखा तो इसमें हमने 3 एस डाल दिए तो मतलब क्या है? राम। अब तीनों की डेफिनेशन देखिए। ह्रस्व स्वर जिन्हें बहुत कम समय में बोला जाता है,
दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में या जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। और यहाँ पर एक बात बता दें कि ये जो है प्लुत स्वर, ये 11 के 11 स्वरों के ऊपर काम करता है। ये अ के आगे आएगा तो अ का भी उच्चारण लंबा कर देगा, आ के आएगा आ के आगे भी उच्चारण लंबा कर देगा। जिस किसी भी स्वर के पीछे ये 11 की 11 मात्राओं के पीछे आएगा तो उन सब का उच्चारण ये लंबा ले जाएगा। अगर हमने इसको पीछे लगा दिया, जैसे मान लो यूं, तो ये इसको ए को भी बढ़ा देगा। अब एक बात जो आपके दिमाग के अंदर आई होगी कि मैंने इन दोनों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। ये दोनों अंग और अह ये स्वरों से बाहर हैं और इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। इनका उच्चारण ना तो स्वर के अंदर आता है ना वर्णों के अंदर आता है। ये एक अलग ध्वनियां हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपको अलग से समझाएंगे। तो ये हमने स्वरों के प्रकार को समझ लिया। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं व्यंजन टॉपिक करवाता हूं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्वरों के बाद जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वरों की संख्या 11 होती है और वो कौन कौन से उनके प्रकार हैं। वर्णों का दूसरा जो विभाजन है वो है व्यंजन। ये अपने आप में बड़ा ही एक विस्तृत टॉपिक है। अब इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हमारे इतने भाग के अंदर 5 ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए समझने बड़े जरूरी हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अगर यहां की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा, जिसे हम गला कहते हैं, कंठ, जो गले के अंदर ये काकले वाला भाग होता है वो कहलाता है कंठ, नासिका द्वार से नीचे। कंठ के बाद दूसरे नंबर पर जो भाग होता है वो होता है तालु। तीसरा, जिसके अंदर हमारे दांत फिक्स होते हैं, उसे कहते हैं मूर्धा। चौथे हो गए हमारे दंत यानी कि दांत। पांचवा हो गया ओष्ठ। ओष्ठ यानी होंठ। अब इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहले कंठ, दूसरे नंबर पर जीवा जब हमारी ऊपर लगती है वो होते हैं तालु। तालु के बाद और दांतों के मध्य एक लाइनिंग वाला भाग है, उसे कहते हैं मूर्धा यानी कि मसूड़े, जिसके अंदर हमारे दांत फंसे होते हैं। मसूड़ों के बाद, मूर्धा के बाद आगे भाग आता है दंत, दंत के बाद ओष्ठ। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब इन पॉइंट्स को समझें। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने स्वरों की परिभाषा समझी, उसी प्रकार व्यंजन की भी परिभाषा क्या है। व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, अर्थात जैसे हमने स्वरों की परिभाषा समझी कि जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, अर्थात जिनको बोलते समय हमारी वायु स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाती है। उसी प्रकार
जो व्यंजन है, व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, अर्थात जिनको उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु को बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कई रुकावटें पैदा होती है। उन्हीं रुकावटों के आधार पर हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं। अब इनको समझने के लिए हम सभी व्यंजनों को लिखेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। हिंदी भाषा के अंदर जो मूल व्यंजन होते हैं वो इतने ही होते हैं। जो मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो इतने ही होते हैं, और इनके बाद संयुक्त अक्षर है वो हम अगली कक्षा में अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आइए पहले यहां तक की बात करें। अभी देखिए, सबसे पहले आप एक चीज देखो कि ये जो पहली 5 पंक्तियां हैं, इनमें प्रत्येक पंक्ति के अंदर 5-5 वर्ण हैं, और इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है उसे मुख के अंदर कई भागों पे अलग अलग जगह स्पर्श करना पड़ता है। अभी उसी स्पर्श के आधार पर हम इन पूरे व्यंजनों को समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, याद रखना है, एक नंबर पर कंठ, 2 नंबर पर तालु, 3 नंबर पर मूर्धा, 4 नंबर पर दांत, 5 नंबर पर ओष्ठ। अब हमारी जो पहली जो पंक्ति है उसे देखें जरा। पहली बात तो इन पांचों की जो पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये क वर्ग के नाम से, च वर्ग के नाम से, ट वर्ग के नाम से, त वर्ग के नाम से, प वर्ग के नाम से। इन पांचों में क्या विशेषता है, क्या इनमें विभिन्नता है और क्या समानता है, आप देखें जरा। इसमें सबसे जो पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, ङ, इसका उच्चारण होता है कंठ से। अब आप नोट कीजिए, मैंने जो आपको समझाया था पहला पॉइंट, कंठ, क, ख, ग, घ, ङ, तो इन्हें कहा जाएगा, कंठ से उच्चारित होने वालों को कहा जाएगा कंठ्य। अगर पूछा जाए कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। घ किस प्रकार का वर्ण है? घ कंठ्य वर्ण है। दूसरे नंबर पर आ जाएं, च, छ, ज, झ, ञ। अब आप नोट करेंगे कि हमारी जो जीभा है वो हमारे तालु से संपर्क कर रही है, जैसे च, छ, ज, झ, ञ। अब आप देखें जीभा हमारी कहां पर स्पर्श कर रही है? तालु से। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तालव्य। तीसरी जो पंक्ति है वो क्या है? इनका उच्चारण स्थान, अब तालु के बाद कौन सी जगह आ गई? मूर्धा। आप देखेंगे कि दांतों के और तालु के मध्य एक लाइनिंग वाला भाग आता है जिसे कहते हैं मसूड़े, जिनके अंदर हमारे दांत फिक्स होते हैं। मसूड़ों को ही मूर्धा भाग कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। इन्हें कहा जाएगा मूर्धन्य।
अगला जो पॉइंट है, मूर्धा के बाद हमारे कौन से भाग को हम स्पर्श करेंगे? जीभा कहाँ करेगी? दांतों पर। त थ द ध न। तो दांतों से स्पर्श करने के बाद इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत, और दंत के बाद इन्हें कहा जाएगा दंत्य वर्ण। दंत के बाद जो अंतिम हमारा पॉइंट है ओष्ठ, यानी कि होंठ। होंठों को बंद करने से प फ ब भ म, इन्हें कहा जाएगा, इनका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, और इन्हें कहा जाएगा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य। ये तो हो गए हमारे जो पांचों पहली पंक्तियां हैं, 5, और प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही है। अब जो अगला 2 पंक्तियां जो रह गई हैं, सबसे पहले य र ल व, इन्हें क्या कहा जाता है? इस पंक्ति को, इस पंक्ति को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अर्थात अंदर ही अंदर बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब श श स ह, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ जिनका उच्चारण करते समय, जिन्हें बोलते समय हमारे मुख के अंदर गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जो मुख्य बात है, जितने भी वर्ण हैं, मैं आपको बता दूं, अभी अगले एपिसोड में मैं आपको वर्णों के विषय में जानकारी दूंगा कि वर्ण जो हैं वो कितने होते हैं। वर्ण 44 भी होते हैं, वर्ण 52 भी होते हैं, वर्ण 56 भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अगले एपिसोड में हम क्लियर करेंगे ये बात। आइए, सबसे पहले जितने भी वर्ण हैं, 56 वर्ण हैं हमारे, जो मानक वर्ण हैं हिंदी भाषा के अंदर, सभी मिलाकर के 56 कैसे है, मैं अगले एपिसोड में ये बात क्लियर करूंगा। अभी तक हमने 44 11 स्वर और 33 ये व्यंजन, अभी तक हम 44 ये मूल वर्ण हैं, इन मूल वर्णों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान है। अब इसी नियम के तहत हम इन 8 पर चर्चा करेंगे। अब इनका जो उच्चारण स्थान है, वो जो हमने 5 पॉइंट निकाले हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। अब यहां पर तो जो जीभा है वो एग्जैक्ट उनके ऊपर आ रही है, लेकिन यहां क्या होगा, उनके आसपास होगी। और जब हम य की बात करें, य का उच्चारण स्थान कौन सा बनता है? य। जो प्राणवायु है वो य, यानी कि तालु के पास से जाकर के बाहर निकल रही है। इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। अब र क्या है? र सीधा नोट करें, मूर्धा पर टच हो रहा है। तालु के बाद र क्या है? अच्छा, ऐसा करता हूं, मैं इनको सीरियल नंबर देता हूं। जैसे य क्या है? तालु, अर्थात 2 नंबर। र क्या है? मूर्धा, अर्थात 3 नंबर। ल क्या है? ल का उच्चारण करते हैं हम तो दंत भाग आ रहा है, तो ल का उच्चारण स्थान हो गया 4 नंबर। अब बात आती है व की, कि व का उच्चारण स्थान क्या है। व जब हम उच्चारण कर रहे हैं, व तो क्या हो रहा है, एक दांत टच हो रहे हैं ऊपर वाले और नीचे वाला होंठ, इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ, अर्थात इसका उच्चारण करते समय दंत और ओष्ठ एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं दंतोष्ठ। अब यहां पर आ जाएं तो श का उच्चारण स्थान क्या है? फिर वही 2 नंबर, अर्थात तालु। और इस श का उच्चारण स्थान क्या है? 3 नंबर, मूर्धा।
अधिकतर लोग उच्चारण करते समय इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। वास्तव में इन दोनों में फर्क क्या है कि इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तालु से, श। इसका उच्चारण करते हैं मूर्धा से, श, आगे जाकर के। फिर स, जब हम स की बात करें तो ये स फिर दंत पर आ गया। अब अगर ह की बात करें, इस ह की बात करें कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान है कंठ। ह, ह को बोलते समय जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कंठ के आसपास हो रही है, लेकिन इसको लेकर के बहुत विवाद होते हैं कई बार। ये आपके विकल्पों पर निर्भर है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो विकल्प किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प याद रखने पड़ेंगे। एक तो कंठ है, और इसका उच्चारण स्वर यंत्र भी है, और अली जिह्वा। ये 3 प्रकार के आपको इसमें ऑप्शन तीनों ही सही है। अब मुख्य बात जहां समाप्त होती है वो ये है कि हमें ये 5 पॉइंट्स को याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्वरों के भी उच्चारण स्थान क्लियर कर दूं। जिस प्रकार हमने व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ा है, उसी प्रकार स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है। तो ये आप देखें जरा, सबसे पहले कंठ से बोले जाने वाले ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो 2 हैं, अ, आ। यहाँ आसपास की ध्वनि ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र उच्चारण है इनका, लेकिन कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, अ, कंठ से। तो अ और आ जो है वो क्या है, कंठ्य है। इसके बाद 2 नंबर हमारा जो इधर पॉइंट आता है वो आता है तालु। उसी हिसाब से तालु वाले स्वर कौन से हैं, ई, ई। ये तालु के आसपास इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लघु ई और दीर्घ ई। इस प्रकार इनको क्या कहेंगे, तालव्य। तीसरा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा की जब हम बात करें तो केवल एक ही स्वर है, वो कौन सा, री। इसलिए री को क्या कहेंगे, मूर्धन्य स्वर। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हमारी यहां पर हम चर्चा करेंगे ओष्ठ की। ओष्ठ की चर्चा क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता। और ओष्ठ की जब हम बात करें तो जो उ और बड़ा ऊ है उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा ओष्ठ्य। अंतिम जो 2 स्वर बचे हैं, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाएगा, इनको उच्चारण करते समय ओ, औ। एक तो कंठ काम कर रहा है, एक ओष्ठ काम कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण करते समय इन्हें क्या कहा जाएगा, कंठोष्ठ्य। यानी कि इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। तो मित्रों, ये था हमारा टॉपिक, वर्ण विचार का पहला भाग। अब अगले भाग के अंदर आपको वर्णों से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।